वेलकम स्टूडेंट्स, मैं एल.के. झा यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग जिसे हम एक अनुच्छेद में समाहित देखेंगे और जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे संविधान के जनक निर्माता जिसके हम मानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन्हें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद मान लिया है। सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध जो संविधान में दी गई है उसको करार दिया है, जिसे वे हार्ट एंड सोल यानी कि हृदय और आत्मा मान लिया है डॉक्टर अंबेडकर। वह है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस बारे में हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से बार बार आपसे प्रश्न पूछी जाती है विभिन्न एग्जाम्स में, चाहे इंटरव्यू में, कि संवैधानिक उपचार के संबंधित बातों को आपसे पूछी जाती है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, अथवा उसमें कितने प्रकार के रिट है, उस रिट का क्या फंक्शन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच इस रिट जारी करने में क्या अंतर है। इससे संबंधित विभिन्न बातों को हम यहाँ बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि ये कहाँ है। तो जैसा कि आपका शीर्षक है अंतिम मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो अंतिम मौलिक अधिकार हमको जो मिला है वह संवैधानिक उपचार का अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हमको प्राप्त थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 19 के छठा और अनुच्छेद 31 जो है वह समाप्त कर दिया गया है और इसके जगह अनुच्छेद 300 क में समावेश कर दिया गया है। कहने का अर्थ है कि मूल संविधान में 7 प्रकार की अधिकार दी गई थी, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। 7 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में की गई थी और 31 अनुच्छेद में जो भारत की 6ठी मौलिक अधिकार थी संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। इस दोनों को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर एक नया अनुच्छेद जो है समावेश किया गया, 300 क बनाया गया, जिसमें अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार रह गया है, अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जब संपत्ति के अधिकार और संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो वर्तमान में 6 स्वतंत्रता का अधिकार है और 6 मौलिक अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। एक प्रश्न उठता है कि मौलिक अधिकार क्या होता है। वह अधिकार जो जन्मजात मिलना चाहिए, वह अधिकार जो प्राकृतिक प्रद होती है, जिसे मानव के विकास के लिए अत्यंत जरूरी होती है। यदि इस अधिकार में बाधा डाली जाती है तो मानव की विकास में अवरुद्धता आती है, वह अपना विकास नहीं कर पाती है। दूसरे शब्द में वह अधिकार जो जीवन जीने के लिए परम आवश्यक हो, अनिवार्य हो, विटल हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कमी यदि की जाती है तो मानव की विकास में कमी आती है, अवरुद्धता आती है। इसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, जो जन्मजात होती है, जो प्राकृतिक प्रद होती है, जो नेचुरली होते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं तो स्वतः ही श्वास लेने का अधिकार हमको मिल जाता है, उसे हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार कुछ ऐसे अधिकार है जो जीवन जीने के लिए अत्यंत जरूरी है। इसी अधिकार को हमारी संविधान में समावेश किया गया है, जिसमें 7 मौलिक अधिकार में थी, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो अंतिम मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में है वह जो है कौन है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का समावेश किया गया है, जिसे स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ इन बातों की चर्चा करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा संवैधानिक उपचार को क्यों कहा। जैसा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, सभी समितियां में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इनसे पूछा गया
कि आपके विचार में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल भारतीय संविधान में कौन है, अथवा सबसे महत्वपूर्ण उपबंध भारतीय संविधान में कौन है। तो इन्होंने कहा कि यदि हमसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है अथवा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन है, तो हम अनुच्छेद 32 की ओर इशारा करेंगे, जो हमारे विचार में यह संविधान की हृदय और आत्मा है। इसके बिना संविधान जो है वह कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल हो जाता है, नग्न हो जाता है, यह उदासीन हो जाता है। यानी फंक्शन, संविधान को फंक्शन में लाने के लिए, कार्यात्मक में लाने के लिए अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार अति महत्वपूर्ण है। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण भाग करार दिया। तो अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि अनुच्छेद 32 क्या कहती है। तो अनुच्छेद 32 कहती है कि सुप्रीम कोर्ट को इसके द्वारा मौलिक अधिकार को प्रवर्तन में लाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देती है। यानी मौलिक अधिकार को प्रवर्तन में लाने के लिए, फंक्शन में लाने के लिए, कार्यात्मक में लाने के लिए, लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इसी को संवैधानिक उपचार कहते हैं, जो अंतिम मौलिक अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार है, उस 13 अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि संसद द्वारा बनाई गई कानून, अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक मौलिक अधिकार का हनन करती हो। कहने का अर्थ है कि यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून मौलिक अधिकार को कम करता हो, नकारात्मक बनाता हो, तो ऐसा कानून जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को अवैध घोषित कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि मौलिक अधिकार के वह रक्षक है। आपसे एक प्रश्न होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार के रक्षक कौन है, संरक्षक कौन है, उसे किसके द्वारा लागू होगी। तो हमें याद रखना है कि मौलिक अधिकार के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन यदि आपका प्रश्न हो, मान लिया जाए कि प्रश्न हो एससी और एचसी ये दोनों आंसर हो, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यदि दोनों दिया गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आंसर होगा। साधारणतः सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार के संरक्षक है, लेकिन हाई कोर्ट को भी मौलिक अधिकार के संरक्षक के रूप में माना गया है। तो कहने का अर्थ है दोनों में सिर्फ एक विकल्प चुनना हो, 4 विकल्प दिया हो कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इस स्थिति में या कोई अन्य विकल्प हो तो सिर्फ एक विकल्प चुनना हो, तो आपको उत्तर सुप्रीम कोर्ट चुनना है। लेकिन जब आपका विकल्प में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों बनता हो और दोनों विकल्प देने में संभव हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आंसर देना हो। मान लीजिए एक में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो और दूसरा में सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट हो, तीसरा में जो है सिर्फ हाई कोर्ट हो, तो इस स्थिति में आंसर ये होगा, क्योंकि हाई कोर्ट को भी तो मौलिक अधिकार के संरक्षण करने का अधिकार है। 226 आर्टिकल के अधीन हम जानते हैं कि एचसी हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार का यही रिट जारी करने का अधिकार है, जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, और सभी रिट का पावर, शक्ति भी एक समान है। हम लोग यह जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार यानी कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति यदि हत्या, अपहरण या कोई इस तरह की दुष्कर्म, चरित्रहीन कार्य करे या कोई भी ऐसा कार्य करे जो अपराध की श्रेणी में आती है, तो उसे लोअर कोर्ट से शुरू किया जाता है। लेकिन जब मौलिक अधिकार से संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यानी मौलिक अधिकार जो है एक अलग अधिकार है जो स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये 5 प्रकार का रिट
क्या है। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि ये जो 5 प्रकार की रिट की बात होती है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है, 32 अनुच्छेद के अधीन सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है और आर्टिकल 226 के अधीन हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार का रिट जारी करना है। जाहिर है कि रिट यही है और उसकी शक्ति भी यही है। तो यह क्या रिट है, इस बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, जहां से आपको बार बार प्रश्न पूछी जाती है, इंटरव्यू में हो, चाहे वह पीटी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो। पहला जो आपका रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेवियस कॉर्पस। तो ये हेवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो इसका यदि अपना भाषा में यदि अर्थ निकाला जाए, शाब्दिक अर्थ निकाला जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण का, तो इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। सशरीर यानी जिस आदमी को बंदी बनाया गया है उसे उपस्थित करना। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति को उपस्थित कहाँ करना होता है, कोर्ट में करना होता है। कहाँ करना होता है, कोर्ट में हम करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जो बंदी बनाया जाता है, किसके द्वारा बंदी बनाया जाता है, तो पुलिस के द्वारा। तो उसको कहाँ करे, सशरीर प्रत्यक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण, सशरीर उपस्थित करो। तो सशरीर हम उसको कहाँ उपस्थित करेंगे, न्यायालय में, कोर्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उन्हें यह अधिकार है कि गिरफ्तार का कारण पूछा जाए, गिरफ्तार क्यों किया है, अपने पसंद का वकील रख सकते हैं और उन्हें यह भी अधिकार है कि 24 घंटा के अंदर किसी निकटतम न्यायालय में लाना है। यानी किसी व्यक्ति को यदि केरल में पकड़ा गया हो और वह व्यक्ति बिहार का है तो यह पहली प्राथमिकता होती है कि उस व्यक्ति को केरल के किसी न्यायालय में उपस्थित करके वहां न्यायाधीश से यह ले लिया जाए कि पुलिस इसे ले जाए। क्योंकि 24 घंटा के अंदर यदि किसी व्यक्ति को पकड़कर पुलिस अपने पास रखती है, न्यायालय में नहीं ले जाती है, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर दिया जाता है, कर सकती है। जैसा कि आप हार्दिक पटेल जो गुजरात के नेता रहे हैं, हार्दिक पटेल को जब बंदी बनाया गया था तो आपको मालूम होना चाहिए कि उनके परिजन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी की थी बंदी प्रत्यक्षीकरण की, मेरा आदमी कहाँ है, इसका कोई खबर नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले की बात है कि एक सेशन जज, जिला जज बिहार के झारखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उनकी पुत्री किसी लॉ की परीक्षा देने वाले लड़का से प्रेम प्रसंग था। तो उस स्थिति में वो जज ने, जो जिला जज थे, वो अपने पुत्री को बंदी बना के रख लिया था। तो पटना हाई कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि पहले उस पुत्री को जो है छुड़ा कर लाया जाए और उस जज को न्यायालय में उपस्थित किया जाए, तो यानी दंडित किया जाए। तो कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को आप जो है गिरफ्तार करके, आपका बच्चा ही क्यों ना हो, बंदी बना के नहीं रख सकते हैं। यदि पुलिस भी किसी को बंदी बनाते हैं तो 24 घंटा के अंदर उनको न्यायालय में ले जाना है, न्यायालय में रिमांड मांग सकती है। अब पुलिस को यदि न्यायालय जज कह दे कि आप ले जाइए, इनको 5 दिन के रिमांड में देते हैं या पूछताछ इनसे जानकारी इकट्ठा करें, या इन किसी को जज ने 3 माह की सजा दे दी तो फिर वह जेल में जाएगा। यानी किसी पुलिस को 24 घंटा से अधिक रखने का अधिकार नहीं है। यदि वह रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार यह बहुत ही हमारी स्वतंत्रता का ये बहुत बड़ा जो है हमारे पास रिट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दिया गया है कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहेगी, चाहे शक्ति प्राधिकार कोई भी हो, हमारी इस अधिकार को नहीं छीन सकती है। दूसरा है परमादेश। मेमोरेंडम क्या होता है, परमादेश का अर्थ होता है सबसे बड़ा आदेश। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा यह जो है सरकारी अधिकारी और अर्ध सरकारी अधिकारी, यानी जहां से वित्त पोषित, सरकारी वित्त पोषित या सरकारी अर्ध वित्त पोषित अधिकारी संस्था पर लागू होती है।
यानी सरकारी अधिकारी को लापरवाही से यह रोकती है, कर्तव्यहीनता से, ड्यूटी लेस होने से बचाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर है तो उसे यह आवश्यक है कि वो अपने पद के अनुरूप जो उनको कार्य दिया गया है वह कार्य को करे। यदि उस कार्य को करने में वो सक्षम नहीं हो रहा है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन्हें रिट जारी कर सकती है कि आप किस आधार पर इस पद पर बने हुए हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कर्तव्य का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, उन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। तो यह वह अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद पर बैठने के अनुरूप उनको काम करने के लिए मजबूर करता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति जो इस पद पर है वह कोई हस्ताक्षर नहीं कर रहा हो। अब यदि हस्ताक्षर नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, कानूनी रूप नहीं होगी, उसकी आगे जो कार्य होती है वो फंक्शन में नहीं आएगी। तो इस स्थिति में यदि कोई काम रुकता है तो वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस प्रकार के रिट के लिए आवेदन कर सकती है, अपील कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस आधार पर यह फैसला देती है। ध्यान रखना है कि सरकारी और अर्ध सरकारी पद पर ही लागू होती है। जहां सरकार द्वारा वित्त पोषित हो या अर्ध वित्त पोषित हो, दूसरे शब्द में जो सरकार के पदाधिकारी है, अधिकारी है, यदि वो अपने पद का दुरुपयोग करना चाहता है उस स्थिति में यह रिट उन्हें अपने पद के दायित्व के गरिमा के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। तीसरा रिट है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का अर्थ होता है ऐसा करना निषेध है। प्रतिषेध का अर्थ होता है ऐसा करना निषेध है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक कार्य क्षेत्र होती है, उनकी अपनी एक जो है क्षेत्राधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्य करना चाहता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा इस प्रकार का रिट जारी किया जाता है कि आपके ये क्षेत्राधिकार का नहीं है, आप ऐसा कार्य नहीं करें। अब कोई हाई कोर्ट संवैधानिक नियम को लागू करना चाहे, यानी संविधान पर वह अपना जो है संवैधानिक बात करे तो यह अधिकार नहीं है तो आप नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो आप देखेंगे कि लोअर कोर्ट है उसको मौलिक अधिकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसका कहाँ होता है सुनवाई? सुप्रीम कोर्ट में। अब कोई हाई कोर्ट कहे कि पंजाब हरियाणा का सुनवाई जो है हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कर दें तो क्या है वो क्षेत्राधिकार नहीं है। यानी जिस व्यक्ति को जो क्षेत्राधिकार है इससे यदि वो बाहर जाकर या कोई संस्था काम करती है तो उसे ऐसा करने से रोका जाता है कि आप ऐसा नहीं करें क्योंकि आपके लिए ये निषेध है, आपका ये क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। चौथा है उत्प्रेषण, सेरिटोरिया। ये क्या है? उत्प्रेषण का अर्थ होता है कि नीचे से ऊपर जंप कराना, यानी कि हम कह सकते हैं कि निम्नतर, उच्चतर न्यायालय द्वारा निम्नतर न्यायालय से किसी चीज को मंगवाता है। इसी को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। जैसा कि बीपीएससी आपसे पिछले साल पूछा है कि निम्नलिखित में किस जो है रीट को पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो यही जो है उत्प्रेषण रीट को जो है पोस्टमार्टम कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि किसी न्यायालय में कोई मुकदमा चल रही हो, उसके एक पक्ष उस मुकदमा उस न्यायालय में चलाने पर आपत्ति दर्ज करता हो, उनका यह मानना हो कि इस न्यायालय में हमारे साथ सही जस्टिस नहीं होगी, सही न्याय नहीं होगी, इस स्थिति में वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपने को अपील कर सकती है, आवेदन दे सकती है, याचिका दे सकती है कि हमारी सुनवाई इस जगह नहीं किया जाए क्योंकि वहां हमारी सही जस्टिस नहीं होगी। मान लिया किसी पटना जिला कोर्ट में कोई सुनवाई होता हो और जिला कोर्ट के जो जिला जज जो सुनवाई करता हो ये किसी पक्ष का रिलेशन में हो, तो जो विरोधी पक्ष हो वे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह अपील करे कि ये जज से हमारी सुनवाई नहीं होगी सही, क्योंकि ये जज जो है फलना का भाई है, चचा है, भतीजा है, ससुर है, साला है, कोई भी हो,
तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको जस्टिफाई करेगी और जस्टिफाई से सही मालूम होगी तो किसी अन्य जज को सौंप देगी। उन्हें यह विश्वास हो जाए कि इस पटना जिले में सही से नहीं होगा, कोई दूसरा जज भी होगा तो उसको पैरवी करेगा तो किसी अन्य जिला में भेज सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को यह पता लग जाए हाई कोर्ट को कि नहीं यहां नहीं होगी तो उसे अपने पास भी ला सकता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को यह लग जाए कि बिहार में इस केस की सुनवाई सही से नहीं होगी तो उसको किसी दूसरे कोर्ट में यानी दूसरे राज्य में भी भेज सकता है। जैसा कि गोधरा कांड के बारे में आप जानते हैं कि उसकी सुनवाई गुजरात में नहीं होकर महाराष्ट्र में हुई। बिहार में ही मुजफ्फरपुर में जो अनाथ बालिका के साथ जो यौन शोषण संबंधित केस रही उसकी भी सुनवाई पर आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का फैसला दिया। बहुत सारा केसेस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने निगरानी में जांच करवाता है। तो कहने का अर्थ है कि यह सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट को अधिकार है अपने राज्य भर में कि एक जिला से दूसरे जिला में कोई केस को भेज सकता है। पटना के किसी केस को मुंगेर भेज सकता है, मुंगेर के केस को सीतामढ़ी भेज सकता है। लेकिन भारत में जहां तक बात होती है कि यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में जंप कराना हो उस केस को तो वह सुप्रीम कोर्ट उस पर आदेश देती है। जहां लगता है कि न्याय में बाधा होगी, संदेह होगी, उस स्थिति में उसे किसी अन्य न्यायालय में भेजने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। इसी को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पांचवा है अधिकार परीक्षा लेख। यहां लेख होगा अधिकार परीक्षा लेख। क्वाटो वारंटो क्या है? अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि अधिकार से बाहर जाकर काम करना। कोई भी व्यक्ति है उसको एक लीगल प्राधिकार के अधीन उन्हें कुछ विशेषाधिकार या उनको जो कुछ उनकी पद के अधीन गरिमा है वह अधिकार दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जो उस पद के लिए संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से उचित नहीं हो, यानी कानूनी रूप से उस पद के योग्य नहीं हो, यदि उस पद पर है तो इस स्थिति में इस प्रकार का रिट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। मान लिया जाए कोई नीतीश कुमार नाम आ जाए और वह जाकर मुख्यमंत्री के चैम्बर में बैठ जाए और कहे कि मैं ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हूं, तो भाई आप मुख्यमंत्री हो तो आपके पास प्रमाण होगा ना, डॉक्यूमेंट्स, कि आपको विधानसभा संसदीय दल का नेता चुना गया, विधानसभा ने आपको नेता चुना, आपको सदन में बहुमत मिली, आपने राज्यपाल से शपथ ग्रहण किया, वह सब दिखाओ। यदि कोई कलेक्टर हो जाए पटना में, जो नाम है उसी नाम का हो और कहे हम ही कलेक्टर है, जैसा कि आप डुप्लीकेट ऑफिसर का नाम तो बार बार देख रहे हैं कि वो अब लोग विभिन्न रूप से अपने को पेनल्टी असूल करते हैं, लेवी असूल करते हैं अवैध रूप से। तो कहने का अर्थ है कि आप जिस पद पर हैं सिर्फ नाम सिमिलरिटी से आप नहीं है, बल्कि उसका एक निश्चित जो है प्राधिकार है, अथॉरिटी है, जो आपको उस पद के लिए योग्य बनाता है, वह आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दिखाना होगा। यदि किसी व्यक्ति पर ब्लेम लगे कि ये गलत जो है ऑफिसर है तो वह ऑफिसर यदि सही है और दूसरा ब्लेम गलत लगा रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपनी वैधता को लेकर डॉक्यूमेंट्स जो उनकी जो उनकी प्रमाण है, कागज है, वह लेकर उपस्थित हो सकते हैं। यदि वह उपस्थित हुए और सभी वैध पाया गया तो उस पर आरोप लगाया भी गया है तो उस आधार पर उन्हें नहीं हटाया जाएगा। लेकिन चूंकि यदि अवैध है तभी तो साधारणतः जनता आरोप लगाती है। तो स्पष्ट है कि ये 5 जो प्राधिकरण दिया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि 32 अनुच्छेद के अधीन एससी को दिया गया है और 226 के अधीन यही अधिकार एचसी को दिया गया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है संविधान को रेगुलेट करने के लिए, संविधान को फंक्शन में लाने के लिए यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्यथा हमारी संविधान निश्चित रूप से शून्यता की स्थिति में आ सकती थी। तो इस कारण डॉक्टर अंबेडकर ने यदि इस अनुच्छेद को, यदि इस मौलिक अधिकार को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग मान लिया है तो उनकी मान्यता कोई गलत नहीं है, उनकी चरितार्थ पूरी तरह साबित होती है। छात्र छात्राओं, आपको यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के द्वारा विभिन्न एग्जाम्स में पूछी जाने की जो प्रवृत्ति है प्रश्नों की, उसके आधार पर आपको बहुत महत्वपूर्ण जो है भाग विभिन्न विषयों का जो है प्रतिदिन दिखाया जा रहा है।
आप इसे अवश्य देखें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है। यदि यूनिक भारती पब्लिकेशन का प्रतिदिन जो भेजा जा रहा है परीक्षा संबंधित आपकी विभिन्न विषयों पर विभिन्न विचार अथवा उससे संबंधित सामग्री, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि त्रुटियां हो अथवा आपका कोई सुझाव हो तो उस पर आप कमेंट भी यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन में करें। धन्यवाद।